Hello guys, what's up? Today in this video we will check summary notes of cost of capital of CA Inter for May 25 and onwards examination. Let's start the video. यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल विच इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पॉइंटर्स. फर्स्ट इज कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग एंड यहाँ पे बाय मिस्टेक लिखा गया के ई, दैट इज़ के पी होना चाहिए था यहाँ पर. तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. यहाँ पे हमारा सेकंड पॉइंट आता है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स. कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स को 2 पॉइंट में डिवाइड किया गया फर्दर, रिडीमेबल और इरिडीमेबल. कुछ डिबेंचर्स होते हैं जो हमारे सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे रिडीमेबल हो जाते हैं और कुछ इरिडीमेबल होते हैं. रिडीमेबल में हम कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स कैसे निकालेंगे? इंटरेस्ट ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स प्लस RV माइनस NP अपॉन में N और R डिवाइड बाय होल डिवाइडेड बाय RV प्लस NP डिवाइडेड बाय 2. और इरिडीमेबल पे हम कैसे निकालेंगे? KD इंटरेस्ट ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय NP. वेयर एज NP के इस यहाँ पर NP का मतलब क्या है? नेट प्रोसीड. इसका मतलब है कि हाथ में हमारे पास कितना पैसा है नेट में. नेट में मतलब जो हमारे पास नेट प्रोसीड्स मतलब इशू प्राइस जो हमने किया होगा वो, उसमें से माइनस करेंगे ब्रोकरेज, माइनस करेंगे फ्लोटिंग कॉस्ट और माइनस करेंगे जो भी हमने अगर डिबेंचर इशू करते वक्त अगर हमने कोई डिस्काउंट अलाउ किया है तो वो डिस्काउंट हम माइनस करेंगे. नेट हमारे पास कितना बचा वो होता है हमारे पास नेट प्रोसीड. और यहाँ पे RV का मतलब क्या होता है? रिडीमेबल वैल्यू. और यहाँ पे N का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर्स. मतलब ये जो हमारी KD निकलती है ना, बेसिकली ये 1 ईयर के बेसिस पर निकलती है. तो जो हमने रिडीमेबल वैल्यू है हमारी वो, उसमें माइनस करेंगे हम नेट प्रोसीड और डिवाइडेड बाय N नंबर ऑफ ईयर्स. अगर 5 है तो 5, 2 है तो 2 है तो 2 वैसे आएगा. ठीक है. अब यहाँ पे एक हमने एग्जाम्पल भी ले रखा है. इशू प्राइस है हमारा 100, डिस्काउंट हमने दिया है 5 रुपीज़ का, ब्रोकरेज हमारी 2 रुपीज़ की. बताओ नेट प्रोसीड कितना आएगा? तो हम 100 में से माइनस करेंगे पहले डिस्काउंट और फिर माइनस करेंगे ब्रोकरेज, तो हमारा नेट प्रोसीड कितना आएगा? 93 रुपीज़. फिर यहाँ पे आएगा हमारा Y1 माइनस टैक्स. यहाँ पे हमारा थर्ड पॉइंट है Y1 माइनस टैक्स फॉर इंटरेस्ट. यहाँ पे हमने इंटरेस्ट के साथ में यहाँ पर हमने 1 माइनस टैक्स क्यों लिखा है? इसका रीज़न भी तो पता होना चाहिए ना. तो यहाँ पे हमारा रीज़न है बिकॉज इंटरेस्ट इज आइटम ऑफ P&L अकाउंट, हेंस हेल्पिंग ऑफ टू सेव टैक्स. मतलब जो इंटरेस्ट होता है वो हमारा हेल्प करता है टैक्स सेव करने में. अब यहाँ पे आप देखिए हम निकाल रहे हैं कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स कि डिबेंचर्स इशू करने में हमारे पास कितनी कॉस्ट आती है. ठीक है ना. तो अब यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो हमारा टैक्स सेव कर रहा है. तो जो टैक्स सेविंग हो रही है वो हमारे कॉस्ट का पार्ट थोड़ी ना बनेगी, इसलिए हम उसे इंटरेस्ट को आफ्टर टैक्स लेके आते हैं और आफ्टर टैक्स लाने के लिए हमें उसे ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स लगाना पड़ता है. ठीक है. फिर वाई नॉट 1 माइनस टैक्स फॉर प्रेफरेंस डिविडेंड. हम प्रेफरेंस डिविडेंड के आगे 1 माइनस टैक्स क्यों नहीं लगाते हैं? प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट एन आइटम ऑफ P&L, इट इज़ एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये एप्रोप्रिएशन होता है प्रॉफिट का, मतलब जब हम टैक्स पे कर देते हैं, जब हमारा पैट आ जाता है, ठीक है, उसके बाद ये प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होता है. तो ये ऑलरेडी आफ्टर टैक्स है और इसमें हमारी कोई कॉस्ट सेव नहीं हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे इसे जो PD लिखते हैं हम प्रेफरेंस डिविडेंड, उसके साथ में हम 1 माइनस टैक्स नहीं लगाते हैं. फिर हमारे यहाँ पे फिफ्थ पॉइंटर आता है जहाँ पे हमें रिडीमेबल वैल्यू RV का मतलब बता रखा है. रिडीमेबल वैल्यू ये मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था कि NP को नेट प्रोसीड कहते हैं और RV को रिडीमेबल वैल्यू. फिर हमारा यहाँ पे जो और N को नंबर ऑफ ईयर्स कहते हैं ये भी बता दिया था. अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रखा है. ठीक है. इसमें रिडीमेबल वैल्यू हमें दे रखी है 110, NP दे रखा है 90, N दे रखा है 5 ईयर्स, इंटरेस्ट दे रखा है 10%, फेयर मार्केट वैल्यू दे रखी है 100, फेस वैल्यू दे रखी है 100, टैक्स दे रखा है 50% और हमें KD निकालना है. KD ये मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे. इंटरेस्ट कितना? 10%, तो 10 ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स है 50%, तो 1 माइनस 0.5 प्लस रिडीमेबल वैल्यू कितनी है 100 यहाँ पर, और NP कितना है 90, वो माइनस कर देंगे डिवाइड बाय 5. और यहाँ पे होल डिवाइडेड बाय 110 जो हमारी रिडीमेबल वैल्यू है प्लस नेट प्रोसीड कितना हमारे पास 90 डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 100. तो हमारे KD कितने निकल जाएगी यहाँ पे 9%.
ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था जो ये के कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स होते हैं, रिडीमेबल वैल्यू होती है, के ई होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, के पी होता है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इज द कॉस्ट ऑफ 1 ईयर। ये 1 ईयर के बेसिस पे निकलती है, इसलिए हम यहाँ पे आर वी माइनस एन पी डिवाइडेड बाय एन करते हैं टू कैलकुलेट फॉर द कॉस्ट ऑफ 1 ईयर। 1 ईयर की कॉस्ट निकालने के लिए यहाँ पे डिवाइडेड बाय एन किया जाता है, और ये बात आपको ध्यान जरूर रखनी है, ठीक है, कैलकुलेट करते वक्त। फिर आर वी माइनस एन पी डिवाइडेड बाय एन, अगर ये अलाउेबल एक्सपेंस है पी एन एल में, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में, तो यहाँ पे हम इसे भी 1 - टैक्स लिख के आफ्टर टैक्स लेकर आएंगे, क्योंकि हमारे टैक्स सेव करेगा। बट अगर ये नॉट अलाउेबल एक्सपेंसेस है तो ये आर वी माइनस एन पी डिवाइडेड बाय एन होगा। और जनरली जो हमारी प्रैक्टिस में देखा जाता है कि जो ये नॉट अलाउेबल एक्सपेंस होता है, ये हम अकाउंट्स में नहीं डालते हैं पी एन एल में, तो जनरली यहाँ पे 1 - टैक्स नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल है। फेस वैल्यू हमें दी हुई है 100, फ्लोटिंग कॉस्ट हमें दी हुई 3%, इशू एट प्रीमियम, ये हमने प्रीमियम पे इशू करा है 10% पे। फिर हमारे पास इंटरेस्ट दे रखा है 10%, टैक्स दे रखा है 50%, और ये जो 50% है ये हमारा कॉर्पोरेट टैक्स है। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पे हमें के डी कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट यहाँ पे 10, 1 - टैक्स, टैक्स यहाँ पे आया 50%, एन पी। अब हमारा एन पी क्या होगा, 100। मैंने क्या था, नेट प्रोसीड, जो हमारा नेट हाथ में कितना पैसा आया है हमारे पास, वो होता है हमारे पास नेट प्रोसीड। तो यहाँ पे फेस वैल्यू 100 है, फ्लोटिंग कॉस्ट 3%। फ्लोटिंग कॉस्ट 3%, हम जो फ्लोटिंग कॉस्ट होती है, जो ब्रोकरेज होती है, ये हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट की जाती है। तो ये 3% किसका लेंगे, फेस वैल्यू का। चाहे हम इशू 110 पे करें, 120 पे करें, 90 पे करें, डजेंट मैटर, हम हमेशा फ्लोटिंग कॉस्ट और ब्रोकरेज हमेशा फेस वैल्यू पर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 100 आया, -3 + 10, मैंने क्या कहा, नेट प्रोसीड, हमें नेट पे कितना पैसा आया। तो हमें यहाँ पे प्रीमियम मिला है, तो यार जब आप खर्चों को माइनस कर रहे हो, तो जो हमें प्रीमियम मिला उसे ऐड भी तो करना पड़ेगा ना, इसलिए 100 - 3 + 10 × 100। तो यहाँ पे हमारे पास के डी कितना निकल कर आया, 4.67%। फिर हम यहाँ पर आते हैं हमारे के पी पर। के पी भी दो तरीके, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये भी दो तरीके के होते हैं, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। के पी, इसमें क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या है, पी डी यानी प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस आर वी माइनस एन पी डिवाइडेड बाय एन होल डिवाइडेड बाय आर वी प्लस एन पी डिवाइडेड बाय 2। और इरिडीमेबल में के पी पी डी अपॉन में एन पी, ये एन पी यानी नेट प्रोसीड वही, और पी डी मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड। फिर यहाँ पे हमारे पास आता, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था 1 - टैक्स क्यों नहीं लिखा, बिकॉज इट इज़ दी जो ये जो होता है ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, ये पैट के बाद हम इसे डिडक्ट करते हैं, तो ये हमारे टैक्स सेव करने में कोई हेल्प नहीं करता है, और ये आफ्टर टैक्स भी होता है, इसलिए हम यहाँ पे 1 - टैक्स नहीं लिखते हैं। तो हमारा 10th पॉइंट विच इज के आर, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग को भी फर्दर 2 पॉइंटर्स में डिवाइड किया गया, विच इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल और नॉट टैक्सेबल, ठीक है। जब जैसे जो रिटेन्ड अर्निंग्स होती है, वो बेसिकली माना जाता है कि अगर कंपनी इसे रिटेन्ड अर्निंग ना रखकर डिविडेंड उसको दे दे, पब्लिक को दे दे, तो अगर ये नॉट टैक्सेबल है, अगर पब्लिक को दिया गया डिविडेंड और वो पब्लिक के हैंड्स में डिविडेंड नॉट टैक्सेबल है, तो जो रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट होगी वही कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मतलब जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगी वही रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट मान ली जाएगी। बट अगर टैक्सेबल इन दी हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल, अगर उस इंडिविजुअल के हाथ में वो टैक्सेबल है, तो हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है उसमें ब्रैकेट में लगाएंगे 1 - टैक्स, वेयर एज टैक्स इज पर्सनल टैक्स। जो यहाँ पर टैक्स लिया गया है ये पर्सनल टैक्स की बात हो रही है, ठीक है। और जब यहाँ पे हमने के डी कैलकुलेट करते वक्त, 1 सेकेंड, जो हमने यहाँ पर ये रहा, केडी कैलकुलेट करने पर इंटरेस्ट के साथ में 1 - टैक्स लगाया गया था, ये कॉर्पोरेट टैक्स था। और यहाँ पर जो के आर में बात हो रही है, ये टैक्स कौन सा है, ये टैक्स पर्सनल टैक्स है। डोंट टेक कॉर्पोरेट टैक्स। आप के आर कैलकुलेट करते वक्त जो ये के ई के बगल में 1 - टैक्स लेंगे, या आप कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लेंगे, या आप पर्सनल टैक्स लेंगे। फिर ये हमारे पास आता है 11 पॉइंटर विच इज टैक्स। टैक्स को भी फर्दर वही इंडिविजुअल
पर्सनल टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो यूज़ होगा, जो मैंने आपको बताया केडी में इंटरेस्ट वन माइनस टैक्स में रेट, और क्वेश्चन में स्पेसिफिकली गिवन होगा कि कॉर्पोरेट टैक्स इतना परसेंटेज और जो हमारा पर्सनल टैक्स है वो इतना परसेंटेज। तो वहाँ पे आप ऐसे मतलब इंटरेस्ट के यहाँ पे जो साथ में वन माइनस टैक्स, ये कॉर्पोरेट टैक्स लेंगे आप। और यहाँ पर ये रहा ये आगे कंटिन्यू हो रहा है, यूज फॉर के आर इज इक्वल्स टू के ई, और यहाँ पे हम लेंगे वन माइनस टैक्स। ठीक है, यहाँ पे आप जो टैक्स लेंगे ये पर्सनल वाला टैक्स होगा। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल भी ले रखा है, देखिए के ई कितना दे रखा है 10%, कॉर्पोरेट टैक्स दे रखा है 50%, पर्सनल टैक्स दे रखा है 10%। सिमिलर एज क्वेश्चन में भी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में भी ऐसे गिवन होगा, कॉर्पोरेट टैक्स परसेंटेज और फिर उसकी परसेंटेज और पर्सनल टैक्स की भी परसेंटेज। फिर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे सिंपली, के आर निकालने के लिए के ई की कितनी दे रखी है 10%, वन माइनस टैक्स। अब यहाँ पे टैक्स कौन सा, पर्सनल या कॉर्पोरेट, जल्दी बोलो, पर्सनल टैक्स। तो यहाँ पे पर्सनल टैक्स कितना है 10%। तो हमारा आंसर क्या आया, के आर क्या आया हमारे पास 9%। अब यहाँ पे हमारा आता है 12th पॉइंटर विच इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी को तो कैलकुलेट करने के वैसे बेसिकली यहाँ पे देखिए मतलब बहुत सारे एक मेथड्स है, इसमें से हम यहाँ पे पहले देखते हैं डिविडेंड प्राइस और अर्निंग प्राइस। ये दो बेसिस हैं कि मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के। वैसे तो ग्रोथ नो ग्रोथ, यहाँ पे अर्निंग प्राइस पे ग्रोथ नो ग्रोथ, वैसे तो बहुत सारे मेथड्स हैं, पर इसको क्लासीफाई टू बेसिस पे किया गया, डिविडेंड प्राइस पे और अर्निंग प्राइस पे। ठीक है, अगर डिविडेंड प्राइस पे हमें ग्रोथ हो रही है तो हम के ई कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्राइस ऑफ करेंट ईयर, सॉरी डिविडेंड ऑफ नेक्स्ट ईयर अपॉन में प्राइस ऑफ करंट ईयर प्लस जी यहाँ पे क्या है, जी यहाँ पे क्या है, ग्रोथ है यहाँ पे। ठीक है, अगर हमारी डिविडेंड प्राइस में नॉट ग्रोथ है, मतलब डिविडेंड एकदम ऐसे कांस्टेंट रेट पे मिल रहा है, आप ऐसे नोटिस करेंगे रियल लाइफ में रिलायंस कंपनी है, वो जो डिविडेंड है वो हर साल 10 देती है, उसमें कोई ग्रोथ नहीं होती है। तो हम उसका जो के ई है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिविडेंड ऑफ नेक्स्ट ईयर अपॉन में प्राइस ऑफ करंट ईयर P0 और D1। आप ये ध्यान मेक श्योर करेंगे कि जो D1 ही लेना है, मतलब आपको नेक्स्ट ईयर का ही डिविडेंड लेना है। अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि ये डिविडेंड करंट ईयर का है तो आपको नेक्स्ट ईयर वाला कैलकुलेट करना पड़ेगा, आप D0 को नहीं ले सकते यहाँ पे कैलकुलेशन के वक्त पर। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको अर्निंग प्राइस में भी ग्रोथ, फिर यहाँ पे आएगा EPS ऑफ नेक्स्ट ईयर और अपॉन में प्राइस ऑफ करंट ईयर प्लस जी, और नॉट ग्रोथ में EPS ऑफ नेक्स्ट ईयर अपॉन में प्राइस ऑफ करंट ईयर। ऐसे ही कैलकुलेट करना है। EPS और डिविडेंड में आपको खास ध्यान रखना है कि वो नेक्स्ट ईयर का ही हो। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला कि नेक्स्ट ईयर का है तो आप वही ले लो, और उन्होंने बोला करंट ईयर का है तो आप उसे नेक्स्ट ईयर पर लेकर जाओ और देन आप उसे कैलकुलेट करो। ठीक है, मैंने यहाँ पे बोल रखा है जो वेयर एज D1 इज इक्वल्स टू नेक्स्ट ईयर डिविडेंड और P0 इज इक्वल्स टू करंट ईयर प्राइस। यू आर एंटाइटल्ड टू गेट D1 एंड नॉट D0। मैंने भी आपको यही बताया, D0 नहीं लेना है, D1 लेना है, बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग टूडे। आप आज इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो आप आने वाले डिविडेंड जो कंपनी देने वाली उसके बेसिस पे ही तो आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करोगे ना। और यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी दे रखा है, EPS 1 दे रखा है 10, DPS 1 यानी डिविडेंड पर शेयर आपको दे रखा है 5, P0 आपको दे रखा है 100, और हम के ई कैलकुलेट करेंगे। जहाँ पर के ई में जो ये मैंने D1 के सामने 10 लिखा है, एक्चुअली D1 नहीं है, ये EPS है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे EPS होना चाहिए और डिवाइडेड बाय 100 जो P0 है, और यहाँ पे आएगा 10%। और ऐसे यहाँ पे मतलब ये थोड़ा एक्सचेंज हो गया, इधर उधर हो गया है। और यहाँ पर जो D1 है DPS, ठीक है ना, वो मैंने 5 लिखना था और यहाँ पे EPS लिखा हुआ है विच इज़ रॉन्ग। तो यहाँ पे हमें DPS लिखना पड़ेगा, डिविडेंड पर शेयर, और डिवाइडेड बाय P0 विच इज़ 100, और यहाँ पे परसेंटेज आएगी 5%। कुछ लोग के ई 10% भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ लोग के ई 5% भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बोथ आर करेक्ट, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक सही है या कोई एक गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही सही है। और अगर क्वेश्चन में ये जो ग्रोथ है, जो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, इस क्वेश्चन में ग्रोथ यूज हो रही है, D1 अपॉन में P0 प्लस ग्रोथ, जी डिनोट्स ग्रोथ। तो ग्रोथ में अगर क्वेश्चन में ग्रोथ दी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दी हुई है तो इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, जो रिजर्व है इनटू में ROI, जो हमारा यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी दे रखा है, आप इसे रीड कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा डिविडेंड पे आउट कितना है 0.60, और ROI कितना है हमारे पास, ये है हमारे पास
30%। अब देखिए डिविडेंड पे आउट जो मैंने पे कर दिया वो तो कर दिया ना, अब रिजर्व में कितना बचा मेरे पास, तो उसे करेंगे 1 माइनस 0.6 विच इज 0.4 मल्टीप्लाई में ROI 30%, तो हमारे पास ग्रोथ कितनी निकलेगी 12%। ठीक है, ऐसे हम ग्रोथ कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा आता है 14th पॉइंटर विच इज CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। इसका फॉर्मूला क्या है KE निकालने का, रिटर्न ऑफ FD प्लस में बीटा, बीटा इज इक्वल्स टू रिस्क, ब्रैकेट में रिटर्न ऑफ मार्केट माइनस में रिटर्न ऑफ FD। ठीक है ना, और ये जो रिटर्न ऑफ मार्केट माइनस में रिटर्न ऑफ FD होता है ये रिस्क प्रीमियम होता है फॉर 1 बीटा। इसके लिए नीचे एग्जाम्पल भी दे रखा है आपको। रिटर्न ऑफ FD का रेट कितना चल रहा है 10%, रिलायंस का क्या है 2 बीटा, निफ्टी का है 1 बीटा, रिटर्न ऑफ मार्केट है 15%। ठीक है, और यहाँ पर जो FD का बीटा होता है वो 0 होता है। बीटा इज इक्वल टू, मतलब बीटा आप समझिए कि रिस्क होता है। अब FD में तो कोई रिस्क होता नहीं, तो FD के केस में बीटा क्या होगा 0 होगा। वहीं अगर आप रिलायंस की बात करें, अगर आप रिलायंस के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ बीटा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप फॉर्मूला में पुट कीजिए वैल्यूज, जो रिटर्न ऑफ FD है वो 10%, प्लस में जो रिलायंस के बीटा पे हम बात करें तो बीटा कितना है 2, फिर ब्रैकेट में रिटर्न ऑफ मार्केट 15%, रिटर्न ऑफ FD 10%। ठीक है, तो आंसर हमारा KE कितना आया 10%। फिर हमारा आता है ये 15th पॉइंटर विच इज RIYA, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में रिया भी कह सकते हैं, और इसकी फुल फॉर्म होती है रियलाइज्ड इनकम यील्ड अप्रोच। इसका फॉर्मूला क्या होता है D1 प्लस में P1 माइनस P0 अपॉन में P0। मतलब इसमें क्या होता है कि आपने कितना अर्न किया, D1 मतलब जो आपको इन फ्यूचर जो आपको डिविडेंड मिलेगा वो तो आपको मिलेगा ही, साथ में जो आपका प्राइस एप्रिसिएशन होगा जो P1 माइनस P0 होगा, यानी जो नेक्स्ट ईयर का प्राइस होगा, और आपने जो अभी इन्वेस्ट किया, आपने तो P0 पे इन्वेस्ट किया ना, तो P1 माइनस P0 इनका जो प्राइस गैप होगा वो आपका प्राइस एप्रिसिएशन होगा, और डिवाइडेड बाय P0। ये नीचे एग्जाम्पल भी दे रखा है आपको, देखो P0 है 2500, P1 है 3000, D1 है 10 रुपीज़, और के आपको फाइंड करना है। तो D1, अब आपको देखिए नेक्स्ट ईयर में D1 तो मिलेगा ही ना, वो तो श्योर है ना, तो फिर वो 10%, सॉरी 10 रुपीज़, फिर ब्रैकेट में प्लस ब्रैकेट में जो आपका P1 है 3000 माइनस में 22,500। अब ये देखिए आपको प्राइस एप्रिसिएशन भी तो मिला ना, आपने इन्वेस्ट किया था 2500 पे, अब नेक्स्ट ईयर प्राइस 3000 हो गया, तो ये जो बीच का जो प्राइस गैप है ये भी तो मतलब आपका रिटर्न है ना, ये भी तो आपको मिल ही रहा है, डिवाइडेड बाय 2500, तो हमारा KE कितना निकला 20.4। अभी हमारे पास आता है से नेक्स्ट पॉइंटर आता है 16 विच इज वैक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसके भी 2 पॉइंटर्स हैं, मतलब इसमें ना बुक वैल्यू पे कभी कभार वो वैक कैलकुलेट करने को बोलते हैं और कभी कभार मार्केट वैल्यू पे, तो इसमें डिफरेंस दे रखा है कि बुक वैल्यू में क्या, मतलब अगर आप बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में क्या डिफरेंसेस है। यहाँ पे बुक वैल्यू में रिजर्व लेना होता है और मार्केट वैल्यू में रिजर्व नहीं लेना होता है, डोंट टेक रिजर्व। ठीक है, फिर यहाँ पर सेकेंड है टेक अमाउंट एज पर बुक वैल्यू, और आपको जो अमाउंट लेने पड़ते हैं वैक कैलकुलेट करते वक्त वो बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग लेने होते हैं, और यहाँ पे मार्केट वैल्यू में टेक अमाउंट एज पर मार्केट वैल्यू। फिर यहाँ पे आता है जो रेट होता है वो तो सेम ही होता है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे आता है फॉर्मेट ऑफ वैक। इसमें फॉर्मेट है वैक का सोर्स अमाउंट वेट रेट वैक, आप भी बोलिए मेरे साथ, सोर्स अमाउंट वेट रेट वैक, सोर्स अमाउंट वेट रेट वैक। ठीक है, इसमें सोर्स में क्या होता है, किन किन सोर्स से आपने जो कैपिटल है उसे रेज किया है, डेब्ट से किया है, इक्विटी से किया है, उसका अमाउंट क्या क्या है, उसका वेट क्या क्या है, वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे मुझे डेट का वेट निकालना है तो वो वेट कैसे निकलेगा 10,000 डिवाइडेड बाय 30,000, मतलब जो डेट की अमाउंट है वो अपॉन में जो टोटल आपका अमाउंट है, ठीक है 30,000, वो इससे आपका डेट का वेट निकल जाएगा 1/3। ऐसी एज सिमिलर जो आपका इक्विटी का वेट है वो भी निकल जाएगा 2/3। फिर यहाँ पे हमारा जो रेट दे रखा है 10% 15% वो लिखेंगे। फिर यहाँ पर जो रेट है और वैक है इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वैक निकल जाएगा हमारा 3.33, और यहाँ पे 10%, और यहाँ पे हमारा जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो हमारा निकलेगा 13.33%। दैट दिस इज द एंड ऑफ समरी नोट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब आप इसके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, और मैं इस
पीडीएफ के लिंक को डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगी, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं। वैसे आप अभी यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। ये रहा फर्स्ट पेज, दिस इज़ फर्स्ट पेज, दिस इज़ सेकेंड पेज, नाउ दिस इज़ थर्ड पेज, दिस इज़ फोर्थ, this is fifth, and this is sixth. If you something learned from this video, please don't forget to like and comment on this video and subscribe my channel also. तब तक के लिए thank you for watching. Bye.